Hi everyone, welcome to my classes. So today is class my started to my आंसर राइटिंग फॉर विजन आईएएस। तो ये मेरी जो कुछ आंसर राइटिंग जब मैंने कोचिंग क्लास में थी तब मैंने आंसर राइटिंग शुरुआत की थी। तो आज हम देखेंगे आंसर राइटिंग बारे में। आंसर राइटिंग के बारे में मैं सबसे पहले आपको बता दूं, जब भी आप आंसर का लिखा यू कैन डू राइट, तो सबसे पहले आपका जो इंट्रो होना चाहिए, आपकी बॉडी होनी चाहिए। तो इस सब पे क्या है, आपकी कमांड बेसिक होनी चाहिए। तो जो ये मेरी कॉपी चेक हुई कि जैसे आप फर्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, तो पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर एक्टिव दिस क्वेश्चन, पार्लियामेंट्री कंट्रोल एक्टिव ओवर एक्सक्यूटिव इन इंडिया एग्जिस्ट मोर इन थ्योरी देन इन प्रैक्टिस डिस्कस। यानी भारत में जो कार्यपालिका का संसदीय निकाय जो आपका व्यवहारिक होता है उसमें क्या है, कम व्यवहारिक रूप से कम और सैद्धांतिक रूप से अधिक है। तो इसमें क्या है, आपको डिस्कस करनी चाहिए। देखिए मैंने किस तरह से आंसर लिखा, तो मेरी जो कमियां थी, जो कॉपी चेक किए, जो आपका उस समय जो वहाँ जो विजन आइस की जो फैकल्टी है, जो सर है, उन्होंने काफ़ी चेक किया। तो किस तरह से उन्होंने मेरी जो आंसर राइटिंग पे किस तरह से उन्होंने मेरी जो कमियों को निकाला। तो आप किस तरह से जो क्वेश्चन आ रहा है, नो कॉन्फिडेंस मोशन है, तो इस तरह से मैंने जो आंसर लिखा यहाँ पे देखिए, देखिए किस तरह से जो आपका एडजस्टमेंट मोशन है, कंसेंट मोशंस है, और क्या रिस्पेक्टिंग मनी बिल इन पासिंग बाई। तो मैंने जो आंसर लिखा तो उस आंसर में उन्होंने जब चेक किया तो काफ़ी मुझ में क्या गलतियाँ निकली कि मैंने किस तरह से आंसर को मैंने डिफाइन किया, किस तरह से उसको बॉडी किया। तो इस तरह से जो आंसर लिखने का जो आपका टेक्निक है ना, वो काफ़ी आपकी अच्छी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे उन्होंने कितनी अच्छी तरह से मतलब मुझे किया, गाइड किया कि आपने जो आंसर लिखा उसमें क्या क्या जो आपकी मिस्टेक है उसके बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल से यहाँ पे दर्शाया। तो जब आप मेंस की जैसे आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस करते हैं, तो ये जो कोचिंग है, जो मैंने वहाँ कोचिंग में बैठने लिखता था, जो अगर 3 आवर्स टाइम जो आंसर राइटिंग करी थी, तो ये मेरी कॉपी है ना, ये 3 या 4 ईयर ओल्ड कॉपी है। ओके, तो आप यू कैन सी दिस राइटिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आप मेंस राइटिंग जब कर रहे हैं। तो आप ये देखेंगे कि आपने जो आंसर राइटिंग की है आपने किस तरह से की है, और जब चेक होके आती है तो हमको लगता है कि हमने सही आंसर की, लेकिन उसमें क्या हमारी बहुत सी गलतियां होती हैं। तो जो गलतियां हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करेंगे जब आंसर राइटिंग, तो आप देखेंगे कि अरे मैंने तो काफ़ी अच्छे आंसर लिखे, फिर सर ने कैसे चेक किया। जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने रिकमेंडेशन लिखा है, तो उन्होंने कितनी आसानी से यहाँ पे गोला घेर, जबकि मुझे ये देखिए राइट कन्वर्ट स्पेलिंग, मतलब आप जब स्पेलिंग की भी लिखते हैं तब समझ में आती है तो गोला घेर देते हैं ना। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे आंसर वे, तो काफ़ी मतलब आप जो अपने इम्प्रूवमेंट है, पहले तो आप क्या है मॉक टेस्ट, तो ये आप मेंस लिखने से पहले एक बार क्या अपना मॉक टेस्ट जरूर लगा लेना। तो ये मेरी कॉपी है, बस थोड़ी सी डिफरेंस है कि ये ओल्ड है, बाकी जो चेक करने का जो तरीका है जो सर का, वो काफ़ी मतलब अभी भी वैसी चेक होता है। अब तो ऐसा नहीं कि कोई दूसरे स्टाइल से चेक होगा, ये काफ़ी मतलब अच्छी तरह से चेक की गई कॉपी है। जो जो मेरी कमियां हैं, मैंने किस तरह से आंसर राइटिंग किए, तो इस तरह से क्या है हम आंसर राइटिंग करते हैं ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखेंगे, तो जुडिशियल एक्टिविज्म, ये जो क्वेश्चन दिख रहा है आपका, आपका क्या जुडिशियल एक्टिविज्म हैज मेड द जुडिशरी मोर पीपल फ्रेंडली। देयर इज आल्सो ए नेगेटिव साइड टू द आइडिया ऑफ प्रोएक्टिव जुडिशरी इन द फॉर्म ऑफ जुडिशियल ओवररेट, डिस्कस विथ एग्जाम्पल। तो यह क्वेश्चन ने क्या पूछा है, आप क्वेश्चन के जो मूल पॉइंट है ना, तो उस हिसाब से आप डिफाइन करेंगे ना। सबसे पहले जब आंसर राइटिंग आप करते हैं, सबसे पहले आप क्या इंट्रो लिखेंगे, उसके बाद बॉडी लिखेंगे, उस तरह से आपका वे फॉरवर्ड कंक्लूजन। तो यहाँ पे पूछा कि यद्यपि न्यायिक सक्रियता के कारण न्यायपालिका और अधिक जन अनुकूल हो गई, तब अर्ध सक्रिय न्यायपालिका का न्यायिक अतिशीघ्रता के रूप में नकारात्मक पक्ष भी उदाहरण सहित है। तो थोड़ा सा यहाँ पे जो हिंदी में है ना, वो आपको समझने में थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बाकी जो इंग्लिश मीडियम है तो वो काफ़ी आसानी से इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मीडियम इंग्लिश था, तो मैंने यहाँ पे जो जो लिखा और जो जो कोर पॉइंट मेरे छूटे हुए थे, तो सर ने काफ़ी अच्छे से लिखा कि मुझे क्या क्या प्लीज़ कंसिडर द विद द इंट्रो। मतलब मैंने जो इंट्रो काफ़ी लॉन्ग लिख दिया, मैंने सिर्फ डायरेक्ट लिख दिया। तो उसके बाद क्या 40 वर्ड, सिर्फ आपको क्या 40 वर्ड में इंट्रो लिखना है। तो इस तरह से क्या जो जो मैंने मिस्टेक की यहाँ पे इस कॉपी में पूरी तरह से एकदम दर्शाया गया। तो जैसे कि आप अभी अगर आपका प्रीलिम्स क्लियर हो गया, अगर आप सभी लोग क्या है मेंस की तैयारी में लग गए होंगे, किसी ने विजन एम आई एस, किसी ने फोरम आई एस, किसी ने वाजीराम क्रिकेट मेंस जो आंसर राइटिंग टेस्ट सीरीज है, तो वो आप लगा रहे होंगे। तो इस तरह से क्या है, जो आप जब टेस्ट लगाते हैं ना, तो अपने आप को जो डिफाइन करने का जो तरीका है, जब जब तक आप जो इफ़ यू आर ए गुड राइटिंग आंसर, देन यू विल बी गुड मार्क्स। ओके, तो यहाँ पे जो आंसर राइटिंग है ना, तो आप लोग काफ़ी अच्छा केयरफुली कीजिए। जैसे कि यहाँ पे लिखा है प्लीज़ क्लियरली एक्सप्लेन जुडिशियल एडवाइस, तो है ना जो एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, आप किस तरह से जो आंसर राइटिंग देते हैं। तो जो आपकी जो कॉपी जो चेक होती है ना, वो बंदे भी जो मेंस के जो स्टूडेंट होते हैं, तो उन लोगों को काफ़ी ऑब्वियसली काफ़ी नॉलेज होता है, 3 या 4 अटेम्प्ट वाले होते हैं, तो उन लोगों का काम होता है कॉपी चेक करने। या फिर जैसे कि आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो अपने फ्रेंड से भी कॉपी चेक कर सकते हैं। जो काफ़ी नॉलेज होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आपने किसी किसी ऐसे बंदे को दिया जो कॉपी चेक करें जिसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं। जैसे कि यहाँ देखिए व्हाट आर द प्रोविजन ना, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, व्हाट आर द प्रोविजन अंडर द 10th शेड्यूल। तो आपको 10th शेड्यूल के बारे में डिफाइन करना है ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। डज इट अनडबली कर द राइट ऑफ लेजिस्लेशन टू
टू डिसेंट। तो सॉरी, मैंने आपको पहले बताया कि जो ये मेरी आंसर रिटन कॉपी है वो है पॉलिटी यानी पेपर सेकंड का ना। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10th शेड्यूल के बारे में, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से डिफाइन किया। तो यहाँ पे जो सर ने लिखा है गुड लिंक, आपने जो जो आपको लिंक जो जोड़ना है ना, करंट अफेयर्स जोड़िए। जो यूपीएससी जो क्वेश्चन पूछती है आपको ना, तो आपको हर आंसर को आपको करंट अफेयर से जोड़ना है। कि जैसे कि आपने द हिंदू पेपर पढ़े, तो द हिंदू पेपर में जो भी आपने आर्टिकल्स जो आपने रीड किए थे ना, उसको आप आंसर में डिफाइन कीजिए। तो जो आपका आंसर है काफ़ी अलग हट के आएगा ना। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे प्लीज़ ब्रेक पैराग्राफ। तो यहाँ पे देखिए उन्होंने मेरी कमियां निकाली कि आप पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, वेन नीडेड इन नेसेसरी। तो ये पैराग्राफ जो चेंज करने का तरीका है ना, आपको काफ़ी मतलब एक एक लाइन की हेडिंग लाइन या फिर आपका फ्लो चार्ट, इस तरह से आप कर सकते हैं। तो जो जो मैंने लिखा वहाँ पे सर ने मुझे काफ़ी अच्छे मार्क्स भी दिए और जो मेरी कमियां हैं उनको भी गिनाई। तो जिसके प्लीज़ ब्रेक पैराग्राफ, तो मैंने काफ़ी इसको क्या लंबे लॉन्ग में लिख दिया। तो उन्होंने क्या कहा कि प्लीज़ आप पैराग्राफ में लिखिए। तो इस तरह से आप आंसर राइटिंग करेंगे ना, तो आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। मतलब मेरी तो पूरी कॉपी सर ने लिख दिया कि गुड कंक्लूजन, मतलब आपको जैसे जैसे अच्छे मार्क्स मिलते तो हर टाइप में क्या है आपको सर आपको एकदम कंक्लूड करते जाएंगे कि हाँ यहाँ पे आपने ये गन मिस्टेक की। तो इस तरह से क्या आंसर राइटिंग की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, जैसे कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में ज्वाइन कर लिए है, अगर आप दिल्ली में है तो काफ़ी अच्छा आपके लिए हेल्पफुल होगा ना। तो यहाँ पे लिखा है जैसे कि पार्लियामेंट्री कमिटी फॉर्म एन इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मेंटेनिंग कंटिन्यूस अकाउंटेबिलिटी ऑफ द एग्जीक्यूटिव, एक्सप्लेन व्हाट आर द फैक्टर्स द लिमिट फंक्शन ऑफ दिस कमिटीज। यहाँ पूछ रहा है कि जो संसदीय समिति जो कार्यपालिका की सतत जवाबदेही बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन करती है, व्याख्या कीजिए। समितियों के प्रकारों की सीमित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। तो आपको इसको डिफाइन करना है, पहले इंट्रो देना है। तो मैंने यहाँ काफ़ी लंबे, मैंने गुड इंट्रो, तो इंट्रो भी आपको इतनी लंबी नहीं लिखनी, ओनली 20 वर्ड्स में लिखिए, ताकि पूरा, क्योंकि इतना समय आपके पास होता नहीं है आपके जो आपका जो एग्जाम हॉल में कि आप 150 वर्ड्स में इसका आंसर दे सके। तो मैंने भी जो आंसर लिए ना काफ़ी लॉन्ग लॉन्ग लिखे, क्योंकि मुझे आई हैव नो आइडिया दिस गुड आंसर राइटिंग ना। तो इस तरह से जब मैंने आंसर राइटिंग लिखी, तो यहाँ पे मेरे सर ने काफ़ी मतलब इसमें क्रिटिसिज्म किया। और यहाँ देखिए यू हैव राइटन ए गुड आंसर। देखिए कुछ कुछ जो मैंने पॉइंट जो लिखा जो जोड़ा, तो वहाँ पे सर ये भी टिप देते हैं कि जो अपना जो आंसर राइटिंग है आपने काफ़ी अच्छे की और आपने क्या मिस्टेक की काफ़ी अच्छी तरह से डिफाइन करते हैं। मतलब जो आपकी कॉपी चेक होती है ना, तो ऐसा चेक नहीं करता, जो बंदा 4 या 5th अटेम्प्ट वाला होता है, जो काफ़ी एक्सपीरियंस वाला होते हैं, वही कॉपी चेक करते हैं ना। तो इससे आपको भी पता लगता है हाँ यार मैंने जो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया है मैंने काफ़ी अच्छी तरह से की है, और जो मेरी जो प्रिपरेशन है ना काफ़ी अच्छी चल रही है, और मेरी जो मिस्टेक किया है वो काफ़ी मतलब इसमें हाईलाइट हो रहा है। तो यहाँ पे गुड इंट्रो हो गया। जैसे मैंने यहाँ लिखा प्रेसिडेंट और मंथ्स, 1 मंथ्स, तो 1 ईयर, ये 1 मंथ्स को उन्होंने पकड़ लिया कि इस लड़के ने जो लिखा है आपका राइटिंग आंसर में, उसमें 1 मंथ नहीं होता, 1 ईयर होता है। मतलब वो काफ़ी अच्छे तरह से जो कॉपी को चेक करते हैं ना। तो ये थी मेरी क्या है आपका पॉलिटी की कॉपी। देखिए यू हैव राइटन एक गुड आंसर, यहाँ पे देखिए उन्होंने अपने टिप्स भी दिए कि आपने काफ़ी अच्छी तरह से आंसर राइटिंग की है ना। जैसे यहाँ पे पूछा है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज, तो व्हाट इज फंडामेंटल ड्यूटीज टू सिग्निफिकेंस हैव सर्टेन इन लिमिटेशन एग्जामिनी। मतलब पूछ रहा है कि जो मौलिक कर्तव्य यदि महत्वपूर्ण है, यदि इनकी कुछ सीमाएं हैं, परीक्षण कीजिए। मतलब इसका एग्जाम आपका क्रिटिकल एग्जाम करना है। तो मेरे हिसाब से इतनी लॉन्ग आंसर में तो होनी नहीं चाहिए, एकदम इसको शॉर्ट कर, मैंने काफ़ी इसको लॉन्ग लिख दिया ना, तो लॉन्ग आपके पास टाइम नहीं रहता। देखिए मैंने क्या लिखा, आ, मैंने लिखा यहाँ पे द फंडामेंटल राइट्स ना, द फंडामेंटल ड्यूटीज, सॉरी फंडामेंटल राइट्स नहीं, फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे मूल कर्तव्य, वेयर आंसर रिवेड in the constitution when the 42 amendment 1962 they I am to presenting a self of obligation in every citizen of India। यानी इसके बारे में मैंने थोड़ी शॉर्ट मतलब जो इंट्रो देने की कोशिश की है। तो यहाँ पे गुड इंट्रो लिखा है एंड हुड आर्टिकल 51 है। अब यहाँ पे मैंने कुछ आर्टिकल है वो भी मुझे मेंशन करना था, बट आई डू नॉट मेंशन दिस आर्टिकल। तो यहाँ पे सर ने मुझे काफ़ी अच्छी तरह से टिप्स किया कि आप ये जो आर्टिकल 51 है ना इसके अंतर्गत आता है। तो ये जो मैंने मिस्टेक की बहुत बड़ी मिस्टेक है, जब आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो आप जो आंसर राइटिंग है आप अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं ना। So it continues since decades space of the relevance of the service of the remembers to the citizen to while engaging the right they must be aware of the duties। तो मैंने जो आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में काफ़ी एक्सप्लेन किया है। तो जैसे मैंने कि एक्सप्लेन किया ना, तो सर ने भी काफ़ी उनको जो आंसर है अलग हट के लिखा टेक्निकल। तो उन्होंने क्या लिखा, यू हैव रिटन ए गुड आंसर। मैंने काफ़ी अच्छे से लिखा गुड पैराग्राफ बट नॉट विथ इन पॉइंट। तो मुझे क्या करना था, मैंने क्या इसको पूरे पैराग्राफ में लिख दिया। मुझे एक क्या बुलेट पॉइंट में, जिससे क्या आपको लगना चाहिए ना कि जो आंसर है एक एक पैराग्राफ ऐसा क्या बुलेट पॉइंट में लिखे, तो वो काफ़ी अच्छा लगता है। और जो चेक करने वाला जो आपका आंसर जो चेक करता है उसको पढ़ने भी काफ़ी अच्छा है। तो मेरी यहाँ सबसे बड़ी मिस्टेक यही है
कि प्लीज़ डू कंसीडर शॉर्ट पैराग्राफ में आप आंसर राइटिंग करें ना। तो ये जो आंसर राइटिंग है ना, आपको शॉर्ट पैराग्राफ करें। अब यहाँ पे देखने में ऐसा लगता है कि सभी मिक्स हो गए ना, तो ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी हर आंसर में ना। तो कोई बात नहीं, जैसे कि मैंने यहाँ पे जो स्किप की है, जो आंसर मैंने नहीं लिखी, वो पूरी ऐसे आप लाइन को क्रॉस कर देंगे ना। तो फर्स्ट टाइम जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो आपसे कुछ ना कुछ तो मिस्टेक होती है ना। तो यहाँ पे डू कंसिडर, आपने जो आंसर राइटिंग आप जो भी कर रहे हैं उस पर थोड़ा सा आप कंसिडर रखना। तो यहाँ पे देखिए, एलोबरेट प्रोसेस द लेजिस्लेशन इन द इंडियन पार्लियामेंट फॉर एन ऑर्डिनरी बिल, हाउ इज द मनी बिल डिफरेंट फ्रॉम एन ऑर्डिनरी बिल। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो मनी बिल है और जो ऑर्डिनरी बिल में उसमें क्या डिफरेंस होना चाहिए। तो हम जैसे हमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी में पढ़ते हैं ना कि मनी बिल, तो इसमें क्या क्या जो आपका डिफरेंस होता है ना, उसके बारे में यहाँ पे काफ़ी डिटेल पूछा हुआ है। तो मैंने भी काफ़ी डिटेल आंसर लिख दिया, काफ़ी लंबा चौड़ा, जो जो मेरे दिमाग में, जो जो मेरे नॉलेज में है, मैं उस आंसर को यहाँ पे क्लियरली डिफाइन किया हूँ ना। ओके, तो ये 11 नंबर है, काफ़ी लंबा हो गया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा आंसर वेयर, तो सर ने भी बोला कि गुड, ओके आपने लिखा तो ठीक है, लेकिन काफ़ी लॉन्ग हो रही है जो आंसर, इतना टाइम नहीं था। जैसे कि मैंने आप लिखा ऑर्डिनरी बिल और जो मनी बिल में क्या डिफरेंस है ना, तो मैंने लिखा, तो यहाँ पे सर ने बोले एक्सलेंट, यहाँ पे मुझे 6 नंबर दिए। ओके, और थोड़ी सी राइटिंग भी दिक्कत होती है कि आप लिखने, लेकिन नहीं, आप जब इंग्लिश, कई ने पूछा कि जो हमारा जो लिखने की स्पीड है क्या होनी चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन स्किप कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 260 का जो क्या है, अपना डेफिनेशन देना था, और जो आपका जो स्टेट होता है ना, उसमें क्या है जो उस पर डिस्कस करते हैं, इंटर स्टेट काउंसिल डिस्कस द रेफरेंस ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ द सरकारी कमीशन के बारे में। तो मैंने इसको काफ़ी स्किप कर दिया, टाइम नहीं था, अगर मुझे नहीं लिख पाया मैं उतना आंसर वेयर। तो हाउ टू गुड रैंक आंसर इन प्रैक्टिस, तो आप जब लगातार क्या धीरे धीरे आप प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस 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 करते जाएंगे ना, तो आपकी आंसर राइटिंग स्किल आपको ऐसी सुधर जाएगी। तो यहाँ पे लिखा है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन, आपका क्या, बिटवीन द एक्सप्रेशन यूनियन ऑफ इंडिया, टेरिटरी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा इन इंट्रो गुड विथ ऑब्जेक्ट, यानी यहाँ पे मैंने इंट्रो काफ़ी अच्छे से नहीं दिया। तो सर ने यहाँ पे टिप्स दिया कि भाई आप अपना जो इंट्रो है काफ़ी अच्छे से दीजिए। तो टेरिटरीज के बारे में यहाँ पे मैंने कुछ अपना जो ओपिनियन दिया, मतलब अपना टेरिटरी ऑफ द इंडियन इज वाइडर गुड। तो यहाँ पे सर ने क्या किया, गुड लिखा है ना। तो इतनी लॉन्ग आंसर मैंने लिखी है, किस तरह से यहाँ पे मुझे 6 नंबर मिला। और जो मैंने जो मिस्टेक की है उसको क्या है, सर क्या बकायदा एकदम राउंड सर्कल में घेर दिया जाता है, ताकि ना जो स्टूडेंट जब कॉपी चेक होकर जब उनके पास पहुंचे तो वो देख सकें कि किस तरह से अपनी जो मिस्टेक किया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा ये 368, मतलब उनको समझ में नहीं आया, तो उन्होंने बेकायदा लिखा है कि जो मतलब 368 के जो आपने जो आर्टिकल लिखा उसमें क्या उन्होंने एकदम क्लियर डिफाइन से यहाँ पे लिख दिया। तो कुछ कुछ मिस्टेक है जो हमें क्या है बहुत मतलब नुकसान होता है। जैसे कि आप यूपीएससी के प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, अगर आप ये छोटी छोटी मिस्टेक करें तो आपका जो फाइनल है, जो आपका जब मॉक टेस्ट में तो आप गलती कर लेते हैं, लेकिन जो आपको जो मेंस जब एग्जाम होता है, तो अगर ये गलती करें तो आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है ना। तो जैसे मैंने यहाँ पे व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन गवर्निंग द फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, कमेंट ऑन द रोल ऑफ फाइनेंस कमीशन इन दिस रिगार्ड। तो ये फाइनेंस जो स्टेट और जो सेंट्रल के बीच क्या जो आपका फाइनेंशियल संबंध पर करने संसदीय प्रावधान कौन से, क्या इस पे जो क्या है आपका क्रिटिकल कमेंट करना है ना। ओके, इन्हें टिप्पणी लिखना है। तो इस तरह से मैंने क्या क्रिटिकल किया। और यहाँ पे देखिए इडिटेड बाई लॉस्ट, जो सर ने जो है यहाँ पे किया है ना कमेंट, तो मैंने यहाँ पे कुछ गलती कर दी है। आर्टिकल 268 इन इंक्लूड द सर्विस टैक्स, तो ये दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर्टिकल 268। तो यहाँ पे सर ने क्या किया, उन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से मुझे यहाँ पे मतलब गाइड किया है कि आपने जो ये किया है ना, जो ये बिल्कुल रॉन्ग है ना। तो ये आर्टिकल 268 के अंतर्गत नहीं आता ना। तो यहाँ पे मैंने लिखा, देखिए आर्टिकल 270 288 फाइनेंस कमीशन के बारे में लिखा। तो यहाँ पे प्लीज़ एंड डू ऐड टू आर्टिकल 269 ए। तो यहाँ पे उन्होंने मुझे ये गाइडेंस किया है कि जो अब आप आंसर राइटिंग किए ना, तो आप यहाँ पे जो आर्टिकल नंबर है 269 को यहाँ पे बिल्कुल फिलो करो ना। तो इंट्रोड्यूस बाय द लॉस्ट अमेंडमेंट एक्ट। ओके, इसके बारे में जो आपने द हिंदू पढ़ते हैं, आपका क्या द इंडियन एक्सप्रेस पढ़ते हैं, तो उस आर्टिकल में जो भी न्यूज़ रहता है उसको प्लीज़ डू कंसिडर, मतलब आप अपने आंसर राइटिंग में इसको यूज़ करें ना। और नेक्स्ट देखते हैं, देखिए किस तरह से मैंने यहाँ 5 मार्क्स दिए। गुड कंक्लूजन, तो यू हैव वेल राइटन सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, प्लीज राइट स्पेसिफिक द 101 अमेंडमेंट एक्ट। तो ये जो अमेंडमेंट एक्ट है ना, उसको जो आप जब इसमें कंक्लूड करते हैं तो आप उसको अच्छी तरह से डिफाइन करें, और जो आर्टिकल है ना उसको आप सही लिखें और सही तरह से उसको क्या डिफाइन करेंगे। वरना आपने आर्टिकल नंबर किसी दूसरे को लिख दिया और डिफाइन की दूसरे करेंगे, तो जो आपका जो कॉपी चेक कर रहे सर वो समझ नहीं पाएगा, तुरंत वहीं पे गोला मार कर देगा ना।
तो यहाँ पे देखिए मैंने कितनी सारी मिस्टेक की है। मैंने डिस्कस द स्ट्रक्चर पावर ऑफ लिमिटेशन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट। तो मुझे क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की संरचना संगतियों सीमाओं की रचना की, तो मैंने यहाँ पे बहुत सारी गलती की। प्लीज़ राइट कंसर्ट क्या है आपका इंटर। तो मैंने जो इंट्रो दिया उसमें यहाँ पे देखिए चेयरपर्सन एंड 7 है। तो मुझे क्या है वो जो जो आपका जो नंबर है चेयरपर्सन उसको नहीं दर्शाना था। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। यहाँ पे 3 आवर, तो यहाँ पे मैं 3x ऑक्यूपेशन, यहाँ पे क्या 4 उन्होंने लिखा है, आवर 5 लिखा है। ओके। और मैंने बहुत सारी इसमें मिस्टेक भी की है। तो उसको काफ़ी इन्होंने जो सर ने जो कॉपी चेक किया ना उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे डिफाइन किया और गुड आंसर है। और ये जो भी जो चेक करते हैं जो कॉपी ना वो काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। तो उन्होंने क्या आपकी एक एक गलती को उन लोग एक ही बारे में पकड़ लेते हैं ना। तो ये जो कॉपी चेक होती है। तो अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना। ये बेसिक स्ट्रक्चर आर टू द स्पेसिफिकली डिफाइन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ना। तो एज एन इंडियन जुडिशियल मोटिवेशन ट्रेसिंग द इवोल्यूशन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ना। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन इन इंडिया हाईलाइट इट्स साइलेंट फीचर। चर्चा कीजिए कि भारतीय संविधान में स्पष्ट रूप से वर्णित नहीं होने बावजूद किस प्रकार मूल ढांचे की अवधारणा एक भारतीय न्यायिक नवोन्मेष भारत के एक मूल ढांचे के सिद्धांत के विकास पर दृष्टिपात करते हुए इसकी मुख्य विशेषताओं पर प्रकाश डाली है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट देखिए मैंने यहाँ पे लिखा जो इंट्रो इतने 2 लाइन में 20 वर्ड्स में। तो गुड इंट्रो लिखा है यहाँ पे सर ने। यू कैन आल्सो डिफाइन बेसिक स्ट्रक्चर। तो मैंने एक गलती यहाँ पे की कि मैंने जो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में इसमें अच्छी तरह से डिफाइन नहीं की। और क्या दो फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ एफर्ड चेंज एक। तो मैंने बहुत सारी इसमें जो मिस्टेक की। तो सर ने काफ़ी अच्छी तरह से कॉफ़ी चेक किया और मेरे जो जो गलतियाँ हैं उसको यहाँ पर क्या है उन्होंने मार्क किया ना। तो यहाँ पे मुझे 5.5 मोर दिया। और यहाँ पे जो मैंने पैराग्राफ में आंसर जिसकी आपका मिनरवा मिल सेक है 1980, फिर द सुप्रीम कोर्ट एंड द जुडिशियल रिव्यू। तो जब इस तरह से आप अपने जो आंसर राइटिंग में जब आप इसको मेंशन करेंगे ना तो जो आपका कॉपी चेक करने वाला काफ़ी इम्पैक्ट होती है कि जो जो आपने कौन कौन सी, जैसे कि ये आपका क्या वामन राव केस हो गया, वामन राव केस हो गया, फिर क्या इसके बारे में क्या मैंने यहाँ पे थोड़ी थोड़ी करके शॉर्ट पैराग्राफ में यहाँ पे उसको दर्शाया। तो इस तरह से जब आप लिखेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में तो आपको काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलेंगे ना। क्योंकि जो आपका जो मेंस का जो पैटर्न है ना आंसर राइटिंग जब आप क्या है लगातार कंटिन्यू आप लिखते जाएंगे तभी आपका जो इम्प्रूव योर आंसर राइटिंग ना। तो यहाँ पर इफ़ यू हैव रिटन ए गुड आंसर, तो सर ने काफ़ी अच्छे से उनको पढ़ा लगा तो उन्होंने क्या टिप दिया, यू हैव रिटन ए गुड आंसर वेयर ना। तो जब ये आप पढ़ते हैं तो आपको भी लगता है कि हाँ मैंने क्या गलती की, क्या मिस्टेक की और आंसर मेरा कैसा लिखा जा रहा है, तो आपको भी सेटिस्फाई हो जाता है ना। तो यहाँ पे आप डीपीएसपी के बारे में बताया है। डीपीएसपी के बारे में मैंने एक जो क्वेश्चन है उसमें अटेम्प्ट किया है कि पार्ट 4 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ ग्रेट वैल्यूज एज इट प्रोवाइड द सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन लाइट ऑफ द एवर स्टेटमेंट। इसका द इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ दिस पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे जो भारतीय संविधान का जो चौथा भाग है ना अत्यधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि यह राजनीतिक लोकतंत्र से भिन्न सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र हेतु प्रावधान करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में संविधान की इस भाग के महत्व तथा सीमाओं पर चर्चा किया। देखिए मैं यहाँ पे जो आई एम आल्सो रीडिंग इन क्या, आई एम आल्सो रीडिंग इन इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम। तो आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं है कि आप दोनों को पढ़ें। देखिए आपका जो मीडियम है हिंदी तो हिंदी में पढ़ें, अगर आपका जो मीडियम इंग्लिश तो इंग्लिश में पढ़ें क्योंकि इंग्लिश वाले बंदे ही काफ़ी अच्छे परफॉर्मेंस करते हैं। लेकिन अभी जो आपने रैंक देखा रवि कुमार सिंहाग रैंक 18 वो हिंदी मीडियम था। तो आपका मीडियम कोई भी हो तो मेरी प्रीफरेंस तो यही है कि आप इंग्लिश मीडियम में इसकी जो प्रिपरेशन करेंगे क्योंकि इंग्लिश मीडियम काफ़ी सरल होती है और जो पढ़ने वाले जो कॉपी चेक करने वाले को भी काफ़ी अच्छे लगते हैं। अदरवाइज हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट काफ़ी अच्छे रैंक भी नहीं ले पाते। लेकिन ऐसा नहीं है, जब आपकी आंसर राइटिंग काफ़ी अच्छी है मतलब आपने जब काफ़ी अच्छे से प्रैक्टिस की आंसर राइटिंग की तभी आप अच्छे से लिखते हैं। और इंग्लिश में क्या पढ़ने में भी काफ़ी अच्छे लगता है कि आपने जो प्रिपरेशन की है इंग्लिश में किया और जो आंसर लिखने में काफ़ी इसमें शायद मतलब हेल्पफुल होती है ना। तो हाउ यू कैन आल्सो योर नरेशन दैट पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इज प्रमोटेड बाय फंडामेंटल, मतलब इसके बारे में यहाँ पे कुछ मैंने गलती की है तो सर ने क्या काफ़ी अच्छे से मार्क किया है। देखिए यहाँ पे कितनी सारी मुझसे गलतियाँ हुई, मतलब आंसर राइटिंग में भी इतनी सारी, जिससे गुड कंक्लूड बेसिक राइट इज पॉइंट फॉरवर्ड। तो मैंने इतने सारे मैंने जो गलती किए हैं तो सर ने क्या काफ़ी गोला घेर दिया। प्लीज़ जब आप आंसर राइटिंग करते हैं तो आप देखते हैं कि जब आंसर आपका अच्छे लिख नहीं रहता आपको भी थोड़ा दुख होता है, अरे यार मैंने कितनी सारी मिस्टेक कर दी है। तो इससे क्या आपकी जो अपनी वीकनेस होता है ना आपको जब पता पड़ता है तो आप आंसर राइटिंग में क्या है आपका इम्प्रूव पे इम्प्रूव, जो आप इम्प्रूव करते हैं ना तो काफ़ी आपको अच्छा भी लगता है कि हाँ मैंने जो आंसर राइटिंग की है प्रैक्टिस किस तरह से इम्प्रूव करूँ ना। तो यहाँ पे देखिए यू हैव राइट ए गुड आंसर, यू कैन फर्दर इनहेंस प्रोसीजर विद राइटिंग इन पॉइंट फॉर्मुलेट। मतलब आपको ये जो मैंने एकदम से लिख दिया तो मुझे क्या यहाँ पे बुलेट जो प्राइम पॉइंट है ना एक एक करके मुझे पॉइंट में आंसर लिखना हुआ था तो इससे काफ़ी अच्छा भी लगता है। मेरी ये सबसे बड़ी मिस्टेक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर का है। ये देखिए, ट्रेसिंग ऑफ इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज सिंस इंडिपेंडेंस हाईलाइट्स इस अचीवमेंट इन फैसिलिटिंग द इंक्लूजन ऑफ मल्टीपल सेक्शन ऑफ सोसाइटी इन द पॉलिटिकल। तो ये बोल रहा है कि जो आपका स्वतंत्रता के बाद से लेकर अब तक जो पंचायती राज की विकास पर दृष्टि डालती हुई राजनीतिक प्रक्रिया में समाज में सुभेद वर्गों के समावेशन को सुगम बनाने में इसकी उपलब्धि पर प्रकाश डालिए। तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है कि जब आपने इंग्लिश में पढ़ो तो हिंदी में थोड़ा सा समझने में काफ़ी थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, समझ में नहीं आता। जब आप लक्ष्मीकांत बुक पढ़ो तो हाँ यार मैंने इंग्लिश में पढ़ा, अगर आप एकदम से हिंदी में पढ़ो तो क्या आंसर वही लिखूँ, ये कुछ समझ में नहीं आता ना। तो ये देखिए, पंचायती राज इन इंडिया इज द एक्सेप्टेड सिंस आप मोरियन टाइम्स बोल रहे हैं ना। फर्दर स्ट्रेंथ द इंक्लूजन ऑफ इट वाज इंक्लूडेड डीपीएसपी थ्रू द एन आर्टिकल 40। तो यहाँ पे मैंने इंट्रो दिया तो काफ़ी सर को अच्छा लगा, तो उन्होंने क्या गुड इंट्रो लिखा ना, यहाँ पे गुड इंट्रो लिखा। और क्या है, गुड कंटेक्स्ट भी मैंने काफ़ी अच्छे से डाला हर चीज़ के पानी से। अशोक मेहता कमेटी का आपने तो रीड किया ही होगा ना। अशोक मेहता हो गया आपका, जीवी की कमेटी 1985, इनके बारे में क्या मैंने काफ़ी डिटेल से, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957। तो ये सब ना आपका पॉलिटी लक्ष्मीकांत की बुक में है, आपने अच्छी तरह से रीडिंग किया, अगर आपने राइटिंग प्रैक्टिस के किया है तो आप इसको काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे मैंने कुछ गलती की है, जो आर्टिकल 74 तो ये 73 था ना, प्लीज़ राइट कंसिडर फैक्ट्स ना। तो आपको अच्छी फैक्ट डालना, जैसे पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन हो गया, वुमेन इंपावरमेंट हो गया, पॉलिसी प्रोसेस हो गया। तो ये सब क्या है, जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तभी आपकी आंसर राइटिंग में क्लियरिटी आएगी। तो मेरे कॉपी में तो बहुत सारे ऐसे कमेंट, मैं ही नहीं, मैं ही फर्स्ट बंदा नहीं हूँ जिनके भी कॉपी चेक होती है ना, तो किस तरह से मतलब जो आप मिस्टेक कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए मिस्टेक मेरी क्या हो गई, आप जो पैराग्राफ में लिखते हैं ना जो आंसर है, तो यूपीएससी क्या है, क्या चाहती है कि आप यहाँ स्टार्ट करें और यहाँ से खत्म करें, फिनिश करें ना। तो होता क्या, मैंने यहाँ पे क्या किया है, देखे एम्प्लॉयमेंट, सर ने यहीं पे मुझे मार्क कर दिया कि इस भाग में कुछ ना लिखें, डोंट राइट एनीथिंग दिस मार्जिन। तो देखिए मेरी आज जो आंसर कॉपी में यहाँ पे आंसर निकल गई है। आपको बिल्कुल ऐसा भी नहीं करना है, आपको जिस पैराग्राफ में ना इसी के अंदर अपना आंसर लिखना है, जो कुछ भी करना है ना। और काफ़ी अच्छा होगा कि जो अपना आंसर है ना बुलेट प्रूफ टाइम या पैराग्राफ से थोड़ा हट के अलग अलग के पॉइंट में लिखे, तो इसमें क्या पढ़ने वाले को भी अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखिए सभी चीज़ मिक्स हो गई है ना। तो यहाँ पे जो मुझे यही मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी जो आंसर में, कि मैंने किस तरह से आंसर राइटिंग की, तो यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है ना। तो यहाँ पे देखिए सर ने काफ़ी अच्छे से लिखा है, टू फ्लैटिंग इट डिड नॉट वर्किंग वर्स है। तो आपका क्या प्रेंडोगेट्स मतलब ना, क्या पॉन्डो है पंचायत, मतलब पंचायत के बारे में मैंने यहाँ काफ़ी अच्छे से डिफाइन तो नहीं कर पाया हूँ, और कुछ कुछ मैंने जो यहाँ पे गलती हुई उसके बारे में किया। तो टू एनरिच गाइडेंस ऑफ ट्रांसलेट हाई टू स्टेटमेंट्स यूर पॉइंट्स विद फूड फैक्ट्स ऑफ एग्जाम्पल, मतलब मुझे यहाँ पे क्या है ना अपने कुछ एग्जाम्पल देना था, जैसे कि मुझे करंट अफेयर से जोड़ के देना था। उस समय होता है कि करंट अफेयर से कोई मुद्दा चल रहा होगा, तो क्या यूपीएससी अगर पंचायती राज से पूछ दिया तो आपको क्या है, जो आपका पॉइंट है ना वो आपको क्या है काफ़ी इसमें क्या है मार्कर ने जो आपका यहाँ राइट करके लिखना रहता है ना। तो इस तरह से मैंने आंसर राइटिंग की। मैंने आपको ये फर्स्ट पार्ट बताया जो मैं समय जब कोचिंग में करता था विजन आईएएस में, तो मैं यहाँ पे टोटल 80 मार्क्स लाया हूँ ना। ओके, तो आज की क्लास में बस ये छोटे सी आपको एडवाइस थी। मैं नेक्स्ट क्लास में आपको और ऐसे राइटिंग के बारे में बताऊंगा, किस तरह से आपका जीएस 1 2 3 4 एथिक्स के बारे में काफ़ी नॉलेज दूंगा। तो आज की क्लास में बस इतनी। ओके, बाय बाय, सी यू।